स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्कॉलर पल्स में। आज जो हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो हम क्वालिटी मैनेजमेंट यूनिट 2 की बात करने वाले हैं। यूनिट 2 का नाम जो है वो पूरा नाम तो है क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ह्यूमन फैक्टर इन क्वालिटी। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें हमारा वो आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है और डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट रोल्स देना जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनके रोल्स को अरेंज करना या उनको उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को देना, उसे ही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उसे ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्यों? टू एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसेस, जिससे कि एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो किसका, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का और प्रोसेसेस का। इफेक्टिवली प्रोसेसेस चलते रहें और इफेक्टिवली जो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है हमारा निकल के आ सके। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ रोल्स का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अरेंजमेंट कहलाता है, जो प्रोसेस कहलाता है, वो अरेंजमेंट का उसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये क्यों करा जाता है? ताकि एक इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके स्टैंडर्ड्स का, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का, और जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में उसके प्रोसेस होंगे किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका। नेक्स्ट आता है इसमें इट एनकम्पासेस की रोल्स सच एज। अब इससे की रोल्स एनकम्पास करता है कौन कौन सा होता है। क्वालिटी मैनेजर होता है, क्वालिटी एनालिस्ट होता है ना, क्वालिटी चेकर होता है, क्रॉस फंक्शन क्वालिटी टीम्स होती हैं। ये बंदे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से की रोल का काम करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसमें डिज़ाइनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ाइनिंग कैसे होती है। तो इसके जो जनरली जो होते हैं वो 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप। पहले स्टेप जो स्टेप 1 आता है हमारा वो आता है इसमें डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य पहचानेंगे क्या होते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है क्लियरली डिफाइन मिशन, अपना मिशन डिफाइन करना, क्या 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 विज़न है, विज़न डिफाइन करना है। स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स होने वाले हैं। ठीक है। तो ये सब हम स्टेप 1 में डिफाइन करते हैं। प्रोवाइड ए क्लियर डायरेक्शन एंड पर्पस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। एक क्लियर डायरेक्शन हमें दिखानी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है, और एक पर्पस देना पड़ता है किसके लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। तो स्टेप 1 में ये सब आता है। स्ट्रेटजीज बतानी पड़ेंगी, मिशन क्या है हमारा, विजन क्या है, एक क्लियर डायरेक्शन देनी पड़ेगी। ठीक है। पर्पस बताना पड़ेगा। तो ये सब आता है हमारा स्टेप 1 में डिज़ाइनिंग के। स्टेप 2 में आता है हमारा, स्टेप 2 में क्या आता है हमारा आइडेंटिफाई की फंक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स। अब की फंक्शन क्या क्या फंक्शंस होंगे उसके, और डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करना। इसमें क्या आता है इंक्लूड्स एरियाज सच एज ऑपरेशंस, फाइनेंस, मार्केटिंग। ये एरिया हमें इंक्लूड करने पड़ते हैं। ऑपरेशनल एक डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट होगा। तो ये डिपार्टमेंट, ये एरियाज ही तो हो गए, तो ये सब हमें इंक्लूड करना पड़ता है। इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एनी अदर रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि QM क्वालिटी मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज बताने पड़ेंगे, या फिर और अलग अदर रिलेटेड चीज़ जो क्वालिटी मैनेजमेंट से मेल खाती है, रिलेटेड है, वो भी हमें इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में। तो ये जो हमारा आता है वो हमारा स्टेप 2 में आता है। अब जो स्टेप 3 आता है हमारा डिज़ाइनिंग में, वो आता है स्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है। अब हमें स्टेब्लिश करनी पड़ेंगे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जैसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्कीज़ के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर होता है ना, MD होता है। इस तरीके से कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें क्या आता है डिफाइन रिपोर्टिंग लाइंस एंड हायरार्कीज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्टिंग लाइन डिफाइन करनी पड़ेंगी,
कौन किस चीज़ को कैसे रिपोर्ट करेगा, ठीक है। अथॉरिटीज़ मतलब हायर अथॉरिटी किसकी होगी, वो सब। हायरार्कीज़, हायरार्कीज़ मतलब एम्प्लॉय, स्टाफ हो गया, पहले एम्प्लॉय हो गए, मैनेजर हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, ठीक है, एमडी वगैरह हो गया। तो इस तरीके से वो हायरार्कीज हमें ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन करनी पड़ेंगी। डिटरमाइन हु रिपोर्ट्स वुम, ठीक है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ये सब इसमें आ जाता है हमारे स्टेप थर्ड में कि भैया एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ दिक्कत आती है तो एक्स बंदा है वो एम्प्लॉय को बताएगा, एम्प्लॉय फिर जाके मैनेजर को बताएगा, मैनेजर फिर जाके जनरल मैनेजर को, फिर वो एमडी को। उस तरीके से वो प्रेसिडेंट होगा या सीईओ जो भी होगा उस तक वो पहुंचेगी। फिर वो जो बंदा होगा फिर वो इनिशिएट करेगा कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम एक्चुअल में प्रॉब्लम है या नहीं है, तो फिर वो उस पर एक्शन लेगा, ठीक है। तो ये सब इसमें आया था हमारे स्टेप थर्ड में। अब जो हमारा स्टेप फोर्थ आता है उसमें क्या आता है, असाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। स्टेप 4 में क्या करेंगे, हम रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगों को असाइन करेंगे, देंगे उन्हें। इसमें क्या आता है, एलोकेट स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द इंडिविजुअल्स। अलग अलग लोगों, अलग अलग एम्प्लॉयज़ जो होंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, उसे हम रोल्स, उसके जो भी रोल्स होंगे, एम्प्लॉय का क्या रोल्स है, मैनेजर का क्या रोल्स है, जनरल मैनेजर का क्या रोल्स है, स्टाफ का क्या रोल है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो बंदे हैं उसका क्या रोल्स है, ठीक है। पर्टिकुलर और वेरियस डिपार्टमेंट में जो भी बंदे, जो भी एम्प्लॉय होंगे उनके क्या क्या रोल्स हैं या उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हम उन्हें एलोकेट करेंगे। क्लियरली डिफाइन जॉब डिस्क्रिप्शंस, टास्क, ड्यूटीज़ टू देम, ठीक है। उन्हें एक साफ सुथरे तरीके से क्लियरली सीधे सीधे बता देंगे कि तुम्हारी जॉब क्या है, ठीक है, तुम्हारी जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें तुम्हारे क्या क्या टास्क होंगे, तुम्हारी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, ठीक है। कि स्टाफ का टास्क अलग होंगे, ड्यूटीज़ अलग होंगी, मैनेजर का काम अलग होगा, ठीक है, जनरल मैनेजर का काम अलग होता है, एम्प्लॉयज़ का काम अलग होगा। तो वो सब। स्टेप फिफ्थ में क्या आता है हमारा, फास्टर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। कोलैबोरेशन करना पड़ेगा और लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो इफ़ेक्टिवली हो सके। प्रमोट क्रॉस फंक्शनल कोलैब एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ठीक है, प्रमोट करना पड़ेंगे, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, कम्युनिकेट करना पड़ेगा डिफरेंट वेरियस डिपार्टमेंट्स के बीच में। फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, और भी अदर डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। क्या कहते हैं उसका, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, तो इन सब में कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन भी करना पड़ेगा, क्रॉस फंक्शनल। तो ये सब हमारे स्टेप फिफ्थ में आ जाता है। एस्टेब्लिश मैकेनिज्म फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एक ऐसा मैकेनिज्म हमें स्थापित करना पड़ेगा जिससे कि जो वेरियस डिपार्टमेंट है उनके बीच इंफॉर्मेशन भी शेयर हो सके, एक तरह से कोऑर्डिनेशन भी बना रहे उन वेरियस डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ में, लोगों के बीच में जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है उसमें डिसीजन मेकिंग में सब भाग ले सकें। तो ये सब आया था हमारे स्टेप फिफ्थ में। तो ये जो हमारे होते हैं ये डिज़ाइनिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन की जिसके 5 स्टेप होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नीडेड टू डील विद क्वालिटी प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है सबसे पहले स्टेब्लिश ए डेडिकेटेड क्वालिटी डिपार्टमेंट। हमें एक ऐसा डिपार्टमेंट हमें स्टेब्लिश करना पड़ेगा जिसे डेडिकेशन हो काम करने की, क्वालिटी काम करने की, कि हम जो जिस चीज़ पे भी हम वर्क कर रहे हैं, जिस भी सर्विसेज पे या किसी प्रोडक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी बेटर देन बिफोर होनी ही चाहिए, अच्छी होनी चाहिए क्वालिटी, एक क्वालिटी वाला काम करें वो, ठीक है। ये हो गया इसमें। सेकंड में क्या आता है हमारा, इम्प्लीमेंट एक क्रॉस फंक्शनल क्वालिटी टीम। एक क्रॉस फंक्शनल क्वालिटी टीम को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, जो एक तरह से क्रॉस फंक्शनल काम कर सके। तो इस तरीके की टीम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। थर्ड में क्या आता है, डेजिग्नेट ए क्वालिटी मैनेजर और डायरेक्टर। एक क्वालिटी मैनेजर, एक मैनेजर असाइन करना पड़ेगा, डेजिग्नेट करना पड़ेगा, या फिर एक डायरेक्टर वगैरह जो उस ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस वेरियस जो डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट को, उस डिपार्टमेंट में मैनेजर एलोकेट करने पड़ेंगे, ठीक है।
डेजिग्नेट करने पड़ेंगे, तो जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, जो जूनियर्स वगैरह होंगे, वो इफ़ेक्टिवली काम कर सकें और जो मैनेजर वगैरह हों या फिर डायरेक्टर वगैरह हों, वो उन्हें सुपरवाइज़ कर सके। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, बाकी पॉइंट्स पिछले क्वेश्चन के लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हो, जो डिज़ाइनिंग थी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके भी आप 5 पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो, अगर ये 10 नंबर में आता है तो। नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूटीज़ ऑफ क्वालिटी स्टाफ, कि क्वालिटी स्टाफ्स की ड्यूटी क्या क्या होती हैं। इसमें क्या आता है, ड्यूटीज़ ऑफ क्वालिटी स्टाफ्स में सबसे पहला आता है क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन की ड्यूटीज़ हो गई। ठीक है, क्वालिटी असिस्टेंस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, डेटा एनालिसिस का काम हो गया, रूट कॉज एनालिसिस हो गया, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो होंगी ये ड्यूटीज़ हैं किसकी, क्वालिटी स्टाफ्स की, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन की, क्वालिटी असिस्टेंस की, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, एंड रूट कॉज एनालिसिस हो गया, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कितने टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जनरली जो होता है वो 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो पहला आता है हमारा द फंक्शनल स्ट्रक्चर, द डिविजनल स्ट्रक्चर, द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, द लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर, एंड द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो जो सबसे पहला आता है वो आता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसमें क्या आता है, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर क्लासिफाइज पीपल अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर ये बताता है कि लोगों के अकॉर्डिंग के उनका फंक्शन क्या, मतलब क्या 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 फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ईच डिपार्टमेंट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली अंडर फंक्शनल मैनेजर। जो वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क होते हैं, उन पे किसी दूसरे डिपार्टमेंट का लोड नहीं होता या प्रेशर नहीं होता, और उन वेरियस ईच जो हर एक डिपार्टमेंट होता है उनका एक फंक्शनल मैनेजर होता है जिसके अंडर वो काम करते हैं सारा। अब इसमें क्या आता है, जैसे ये आता है इसमें, सबसे पहला आता है हमारा इसमें प्रेसिडेंट। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, डिवीजन प्रोडक्ट मैनेजर हो गया। ये 4 मैनेजर हो गए। ये किसके अंडर आते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट जो होता है इन चारों को देखता है। अब R&D मैनेजर के अंदर क्या आता है, सब इसमें आता है डिज़ाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग, ये डिपार्टमेंट वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर के अंडर क्या आता है, अकाउंटिंग का, परचेजिंग का, फाइनेंस का। ठीक है, ये अंडर आता है फाइनेंस मैनेजर के। मार्केटिंग मैनेजर के अंदर, मार्केटिंग मैनेजर क्या देखता है, सेल्स देखता है, कस्टमर सर्विसेज पे देखता है। ठीक है, तो ये सेल्स और कस्टमर सर्विसेज जो आती है वो आती है मार्केटिंग मैनेजर के अंडर। एंड दो डिवीज़न प्रोडक्ट मैनेजर होता है, वो किसे लाइन सुपरवाइज़र करता है, प्रोडक्ट टीम और डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो इन पे फोकस करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो मैनेजर होते हैं ये अपने अपने ईच डिपार्टमेंट या अपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग उन पे फोकस करते हैं। दीज मैनेजर्स एंड अदर डू नॉट कनेक्ट विद ईच अदर एक्सेप्ट प्रेसिडेंट। तो जो यहाँ लिखा था कि हर एक डिपार्टमेंट जो होता है इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है एक फंक्शनल मैनेजर के अंडर। अब प्रेसिडेंट तो चारों मैनेजर से कनेक्ट है, लेकिन ये जो मैनेजर हैं या फिर ये जो डिपार्टमेंट है, डिज़ाइन ये वाला डिपार्टमेंट होगा, ये डिपार्टमेंट ये, तो ये आपस में कनेक्ट नहीं है। लेकिन जो मैनेजर हैं इनके चारों डिपार्टमेंट के, वो प्रेसिडेंट से कनेक्ट होते हैं। तो वही लिखा है कि मैनेजर जो होता है, मैनेजर आपस में कनेक्ट नहीं होते, लेकिन मैनेजर जो होता है वो प्रेसिडेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। सेकंड जो आता है वो आता है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, कंपनी डिवाइडेड इनटू सेपरेट ऑटोनोमस डिवीजन। ठीक है, जो कंपनी डिवाइडेड होती है सेपरेट ऑटोनोमस डिविजन्स में। ठीक है, तो वो होता है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या आता है इसमें, ईच रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट्स सर्विसेज। तो जो इसमें क्या होता है कि हर कोई, जो इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर जो डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए।
वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते या दूसरे डिपार्टमेंट का अप्रेजल नहीं ले सकते। तो ये होता है इसमें। एग्जांपल क्या होगा, क्लोथिंग कंपनी होगी जैसे, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फोकस वाइल स्टिल बीइंग पार्ट ऑफ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। अरे ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट पे या फिर जो सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोवाइड कर रही है उसमें फोकस भी इजीली हो जाता है, और एक इफ़ेक्टिव तरीके से एक प्रोडक्टिव मैनर में काम करा जाता है एम्प्लॉयज़ के द्वारा, स्टाफ्स के द्वारा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आता है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आता है जनरल मैनेजर, ठीक है, जीएम। जनरल मैनेजर के अंडर दो हेड आ गए, गारमेंट डिवीजन हेड, फुटवेयर डिवीजन हेड। अब गारमेंट डिवीजन हेड जो होगा उसके अंदर आ जाता है हमारा प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एंड एचआर मैनेजर, ठीक है। पीएम प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एमएम, फाइनेंस मैनेजर एफएम एंड एचआर मैनेजर एचआरएम। फुटवेयर डिवीजन हेड में क्या आता है हमारा, वही प्रोडक्शन मैनेजर आ गया, फुटवेयर ये फाइनेंस मैनेजर आ गया, एचआर मैनेजर आ गया और मार्केटिंग मैनेजर आ गया। सेम होते हैं इनमें, बस के यहाँ का बस हेड में चेंज आ जाता है। और ये किसके अंडर काम करते हैं, जनरल मैनेजर के अंडर। जनरल मैनेजर जो होता है वो सुपरवाइज करता है। थर्ड आता है हमारा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो फंक्शनल और डिविजनल का कॉम्बिनेशन होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर को मिला के जो बनता है वो बनता है, या उसके कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो मैट्रिक स्ट्रक्चर बनता है। इसमें क्या होता है, वेयर एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट्स टू बोथ। अब एम्प्लॉयज़ क्या होता है, रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें एम्प्लॉय रिपोर्ट करते हैं फंक्शनल मैनेजर को भी और प्रोजेक्ट मैनेजर्स को भी, ठीक है। अलाउइंग फॉर ए ड्यूअल रिपोर्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें डबल डबल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और कोऑर्डिनेशन भी डबल डबल होता है। फंक्शनल मैनेजर से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, और प्रोजेक्ट मैनेजर से भी रिपोर्ट करना पड़ेगा और उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि ये सबसे पहले आता है टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। अब टॉप मैनेजमेंट के अंदर ये चारों मैनेजर आ जाते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर, आईटी मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। ये चारों मैनेजर और ये टॉप मैनेजमेंट से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर आ जाता है ये, प्रोडक्शन मैनेजर में पीएम ग्रुप 1 और पीएम ग्रुप 2। और इसमें क्या होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया 1 का और प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया 2 का, ठीक है। सिमिलरली एचआर मैनेजर में एचआर ग्रुप आ गया 1 और एचआर ग्रुप 2 आ गया। अब एचआर ग्रुप 1 का प्रोजेक्ट मैनेजर ये हो गया, इसका 2 का ये हो गया। सिमिलरली आईटी ग्रुप में हो गया 1 2 और मार्केटिंग ग्रुप में हो गया, ठीक। अब क्या होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। सिमिलरली इसमें, अब इसमें क्या होता है, द मैनेजर्स एंड देयर ग्रुप्स, ठीक है। मैनेजर हो गए, इनके ये 2 ग्रुप हो गए, पीएम ग्रुप 1 हो गया, पीएम ग्रुप 2 हो गया, एंड पीएम ऑफ 1 एंड 2 कनेक्टेड विद ईच अदर। प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ 1 एंड 2 ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। मैनेजर हो गया और उसके ग्रुप्स हो गए, ये कनेक्ट रहते हैं। ये मैनेजर है, इसके ग्रुप ये हो गए, ये कनेक्टेड है। ये मैनेजर है, इसके ग्रुप ये है, कनेक्टेड है। ये मैनेजर है, इसके ग्रुप ये है, कनेक्टेड है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर 1 और प्रोजेक्ट मैनेजर 2 ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो ये बता रहा है इसमें। अब फिफ्थ जो आता है हमारा, वो आता है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क एंड हायरार्की। ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क और जो उसकी हायरार्की होती है उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिवाइड करा जाता है उसे हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये क्या होता है, स्टेब्लिश टू प्लान, एग्जीक्यूट एंड मॉनिटर। ये इस्टेब्लिश करा जाता है प्लानिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए और मॉनिटर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल को या फिर उसके वर्क को, ठीक है। क्वालिटी रिलेटेड इनिशिएटिव एंड एक्टिविटीज़ विद इन ए प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सब होता है। अब इसमें क्या आता है, देखो इसमें दिखाते हैं। सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, ठीक है। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के अंडर आ गया प्रोजेक्ट मैनेजर। अब जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं जिनका शेयर्स वगैरह होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कनेक्ट रहते हैं प्रोजेक्ट स्पॉन्सर से भी, जो स्पॉन्सर करवाता है,
और जो मैनेजर होता है उससे भी, ठीक है। प्रोजेक्ट से, जो पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, उस प्रोजेक्ट का एक स्पॉन्सर होगा और उस प्रोजेक्ट का एक मैनेजर होगा, और उस प्रोजेक्ट में कुछ स्टेक होल्डर होंगे जिनके शेयर्स होंगे उसमें, उसकी बात कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर क्या आता है, प्रोजेक्ट टीम आ गई वन, एक से ज़्यादा एक टीम हो सकती है, दो दूसरी टीम हो सकती है, ये तीसरी टीम हो सकती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर प्रोजेक्ट टीम आ जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट के बेसिस पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, ये ठीक है, उसे कहते हैं हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। लास्ट जो हमारा आता है, लास्ट नहीं है, फोर्थ नंबर पे है, अब लास्ट है नहीं है ये नहीं पता। फोर्थ नंबर पे जो आता है वो हमारा आता है लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर, ठीक है। लाइन और स्टाफ स्ट्रक्चर क्या होता है, देयर आर पीपल डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कोर ऑपरेशंस ऑफ ए कंपनी, ठीक है। कुछ पीपल ऐसे होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, जो कोर ऑपरेशंस होते हैं, मेन जो काम होता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में, मेन जो प्रोसेस वगैरह होते हैं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एंड अदर्स हु प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सपोर्ट एंड एडवाइस टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली। और अदर्स लोग होते हैं जो एक प्रोवाइड करते हैं, स्पेशलाइज्ड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कंसल्ट करते हैं, सजेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, स्किल्ड पर्सन होते हैं वो, और एडवाइस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, हेल्प करते हैं वो, जिससे कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथली रन कर सके, वर्क कर सके। स्टाफ पोजीशन क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, R&D डिपार्टमेंट का स्टाफ होता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है, ये स्टाफ की पोजीशन होती है। अब इसमें क्या होता है, लाइन पोजीशन में क्या आता है, ये तो हो गया स्टाफ पोजीशन। लाइन पोजीशंस में क्या आता है, लाइन पोजीशन के अंदर आता है सबसे पहले हमारा प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन और सुपरवाइजरी। अब प्रोडक्शन से कनेक्टेड जो लाइन पोजीशन है, अब ये, और थर्ड आता है इसमें हमारा मैनेजर। प्रोडक्शन, मैनेजर्स और सुपरवाइजरी, ये कनेक्टेड होते हैं वर्कर्स से, ठीक है। प्रोडक्शन, मैनेजर्स और सुपरवाइजरी, ये तीनों कनेक्टेड होते हैं वर्कर्स से। वर्कर्स लोडिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, ये जो होता है ये होता है लोडिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस। वर्कर जो होता है लोडिंग प्रोडक्शन प्रोसेस से कनेक्टेड रहता है। अब लाइन और स्टाफ जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या आता है, सबसे पहले हमारा आता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CEO, इसके अंदर आ जाते हैं हमारे मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी और R&D मैनेजर जो होते हैं ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और मार्केटिंग और फाइनेंस मैनेजर आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्शन मैनेजर जो आता है, प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर आता है हमारा फोरमैन और जो वर्कमैन होते हैं वो, ठीक है। अब जो डॉटेड लाइन से बनाया है, ये बनाया है स्टाफ एक्सपर्ट्स। ये जो होते हैं कंपनी सेक्रेटरी हो गई और R&D मैनेजर जो हो गए, ये होते हैं स्टाफ एक्सपर्ट्स। और जो लाइन वाला होते हैं वो लाइन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, ये वाले लाइन एग्जीक्यूटिव्स, लाइन वाले, ठीक है। तो ये आता है हमारा लाइन एंड स्टाफ उसमें। अब जो नेक्स्ट आता है इसमें हमारा आता है कि क्वालिटी फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। क्वालिटी फंक्शंस, they are specific activities and responsibilities within an organization that are dedicated to ensuring and improving quality of products, processes and services। क्वालिटी फंक्शन जो होती हैं वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है पर्टिकुलर, उसके एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ्स को दी जाती हैं, किसमें, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि डेडिकेटेड होती हैं, क्या, इंश्योर करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जिससे कि एक इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो, या फिर उसका उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट जो होता है वो वेरियस प्रोसेसेस से गुजरता है, तो वो प्रोसेसेस और सर्विसेज, अगर कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वो इंश्योर करता है, इम्प्रूव करता है सर्विसेज की, प्रोसेसेस की, उसके प्रोडक्ट वगैरह जो बनते हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है, कि हमें एक इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज या फिर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो मिल सकें। अब क्वालिटी फंक्शन क्या होता है, क्वालिटी फंक्शन में आता है सबसे पहले क्वालिटी फंक्शन आया था हमारा क्वालिटी इंजीनियरिंग और क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। क्वालिटी फंक्शन के अंडर आता है हमारा क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी कंट्रोल।
अब क्वालिटी इंजीनियरिंग के अंदर क्या आता है हमारा, क्वालिटी प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग वगैरह, और क्वालिटी एश्योरेंस QP एंड QA, ठीक है, ये सब ये आया था हमारा क्वालिटी इंजीनियरिंग के अंदर। और क्वालिटी कंट्रोल के अंदर क्या आता है हमारा, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, SPC, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, रूट कॉज एनालिसिस, ठीक है, ये प्रोसेसेस आ जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, और ये दोनों प्रोसेस आ जाते हैं हमारे क्वालिटी इंजीनियरिंग के अंदर। अब ये दोनों लेट्स टू ये दोनों किसके अंदर आ जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है। क्वालिटी इंजीनियरिंग के अंदर ये प्रोसेस, इसकी वजह से कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होगा। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जो प्रोसेसेस हैं 3, इनकी वजह से एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता रहता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, या फिर उसके प्रोसेसेस में, या फिर उसके सर्विसेज में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट आता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ क्वालिटी फंक्शन। इसमें क्या आता है, डेजिग्नेशन ऑफ क्वालिटी रिलेटेड टास्क टू वेरियस डिपार्टमेंट, ठीक है, डेजिग्नेट करते हैं, लोगों को असाइन करते हैं क्वालिटी रिलेटेड टास्क वेरियस डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, रादर देन सेंट्रलाइजिंग दैम इन ए सिंगल क्वालिटी डिपार्टमेंट, ना कि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को वो सारे क्वालिटी काम दे दें, कि एक ही डिपार्टमेंट है जो सारे क्वालिटी काम, जो मेन कोर काम होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के, वही करेगा, वो नहीं होगा। डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं, जो वेरियस, जो क्वालिटी रिलेटेड जो टास्क होते हैं वेरियस डिपार्टमेंट में, ना कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट को देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल कंपनी डेडिकेटेड क्वालिटी डिपार्टमेंट हो गया, लेट्स टू पावर सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, डेडिकेटेड क्वालिटी डिपार्टमेंट हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, ये हो गया सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्वालिटी और डिफरेंट डिपार्टमेंट आएंगे इसमें। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या आ जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ गया, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंपनी, इसमें क्या होती है, डेडिकेटेड क्वालिटी डिपार्टमेंट। अब ये पावर, ये सेंट्रलाइज्ड पावर को डिपेंड वो करता है, बताता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, प्रोडक्शन का हो गया, प्रोक्योरमेंट का हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया, ठीक है। तो ये जो होता है ये डिसेंट्रलाइजेशन को डिनोट करता है, तो ये होता है, ये एग्जाम्पल है इसमें। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में आ जाता है इम्प्रूव एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क जो होता है वो डिवाइड हो जाता है वेरियस डिपार्टमेंट में। एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय एंगेज रहते हैं और उन्हें एक एम्पावरमेंट प्रोवाइड करी जाती है, और उन्हें एक एम्पावरमेंट मिलती है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो सकता है, सेम काम डुप्लीकेट किया जा सकता है। इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस हो सकती है। इनकंसिस्टेंट मतलब लगातार जो प्रैक्टिस होगी वो नहीं हो पाएगी, या लगातार जो एक कंसिस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी आ रही है उसमें फ्लक्चुएशन आ सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है कि इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी वैल्यू। इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी वैल्यू, इसमें क्या आता है हमारा, इट रेफर्स टू आइडिया दैट इन्वेस्टिंग इन एंड मेंटेनिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैन ब्रिंग इकोनॉमिक्स बेनिफिट टू बिजनेस। ये करता है वो आइडिया, रेफर्स टू आइडिया जो कि इन्वेस्ट करते हैं या फिर जो देते हैं किसमें, मेंटेन करने में, इन्वेस्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं किसमें, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में, जिससे क्या होता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते हैं बिजनेस में या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो आइडिया जो इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी वैल्यू होती है वो रेफ़र करी जाती है उन आइडिया को जो कि उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो आइडिया इन्वेस्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं एक हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जिससे कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते हैं उस बिजनेस में। इस नेक्स्ट क्या आता है इसमें, फोकसिंग ऑन क्वालिटी, ये जो होते हैं क्वालिटी पे फोकस करते हैं। कंपनी कैन रिड्यूस कॉस्ट, सेटिस्फाई कस्टमर, हाई एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन। अब जब ये फोकस करेंगे क्वालिटी पे, ठीक है, तो जो कंपनी जो होगी वो जो अपना प्रोडक्ट या जो उसकी सर्विसेज होगी उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकती है,
एफिशिएंसी उसकी हाई हो सकती है और उसकी रेपुटेशन जो होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन हो जाएगी। अब इसमें आता है हमारा ये कॉस्ट कर्व आता है, ठीक है। ये कॉस्ट कर्व देख लेते हैं क्या होता है। इसमें एक साइड जो वाई एक्सिस पे जो होता है वो हमारा वो होता है कॉस्ट और वैल्यू, एंड एक्स एक्सिस पे एस हिसाब पे इंक्रीजिंग क्वालिटी, ठीक है। अब ये जो हमारी लाइन है ये आती है क्वालिटी कंट्रीब्यूशन की, ठीक है, क्वालिटी कंट्रीब्यूशन। और जो ये जो पीक जो होता है वो होता है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। और जो ये इसमें क्या आता है, ये जो लाइन है ये इनकी डिक्रीजिंग से थोड़े 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 बढ़ रही है, ये होती है कॉस्ट की। और जो डिक्रीजिंग से जो ऐसे बढ़ रही है ये वाली ये जो लाइन है ये हमारी आती है वैल्यू की, ठीक है। और जो वैल्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है उसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो वैल्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस आता है उसे हम एक्स से डिनोट कर देते हैं। ये एक बार ये ग्राफ देख लेना आप, देखो इसमें एक बार मैं दिखाता हूँ। डिफरेंट बिटवीन वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ द कर्व एट एनी पर्टिकुलर क्वालिटी लेवल रिप्रेजेंट क्वालिटी कंट्रीब्यूशन। जो डिफरेंस होता है ये एक्स, ये एक्स, ठीक है, ये वाले वैल्यू और कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की, ठीक है, ये कॉस्ट है प्रोडक्ट की और ये वैल्यू है प्रोडक्ट की। इसका जो डिफरेंस होता है वो क्वालिटी कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। थस फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू मिडल क्वालिटी लेवल मैक्सिमम बेनिफिट्स। जो मिडल क्वालिटी ये जो होता है ये मिडल क्वालिटी लेवल जो होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये जो होता है इसमें मैक्सिमम बेनिफिट्स आते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट्स होता है, ठीक है। एक बार एक ग्राफ देख लेना आप, इसे हम कॉस्ट कर्व कहते हैं, पढ़ लेना आप इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा कन्फर्मेंस ऑफ क्वालिटी, ठीक है। कन्फर्मेंस ऑफ क्वालिटी में क्या क्या आता है, प्रोडक्ट हो गए, सर्विसेज हो गए, प्रोसेस हो गए, इज इन लाइन विद डिफाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये होते हैं, ये डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट कैसा है, सर्विसेज कैसी है, प्रोसेसेस वगैरह कैसी हैं, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डिफाइन कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी कन्फर्मेंस, क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस, ठीक है। ऑल क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एम टू गेट क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस, ठीक है। जितनी भी क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ होती हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वो ये उनका ये उद्देश्य होता है कि क्वालिटी एक हमें क्वालिटी कन्फर्मेंस हो जाए और एक अच्छी क्वालिटी का जो हम प्रोडक्ट है वो हमें ऑब्टेंड हो सके, ठीक है। क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस कॉस्ट्स मनी मैनेजर स्ट्रिक्टली वॉच, ठीक है। क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस मनी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, पैसे लगता है उसमें, और मैनेजर जो होता है वो स्ट्रिक्टली सुपरवाइज करता है या फिर देखता है उस वर्क को जो भी क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस से रिलेटेड होते हैं। ही शुड प्लान क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम दैट इज़ मिनिमम ओवरऑल क्वालिटी कॉस्ट, ठीक है। जो क्वालिटी मैनेजर जो होता है, ठीक है, जो भी बंदा होता है वो प्लान करता है क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स जो होते हैं, जिससे कि क्या होता है जो एक क्वालिटी कॉस्ट जो होती है वो मिनिमम लगती है। क्वालिटी कॉस्ट क्या होती है, एनी कॉस्ट विच इज़ इनक्योर्ड टू इंश्योर दैट आउटगोइंग ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी कॉस्ट क्या होती है, एक तरह से मिनिमम एक ऑप्टिमम कॉस्ट में एक बेटर प्रोडक्ट मिल जाए, उस क्वालिटी कॉस्ट या फिर एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, इस तरह वो हो जाता है एक तरह से हमारा क्वालिटी कॉस्ट। और इससे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं क्वालिटी कॉस्ट होता क्या। क्वालिटी कॉस्ट मेड ऑफ, क्वालिटी कॉस्ट किस किस से बन के मिल के बनी होती है, फेलियर कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। इन तीनों से मिलके जो बनी होती है वो हमारी होती है क्वालिटी कॉस्ट। अब फेलियर कॉस्ट में क्या आता है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, ठीक है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट बाय प्रोडक्ट वगैरह आ जाते हैं इसमें। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट रिप्लेसमेंट वगैरह होती है इसमें, प्रोडक्ट का जैसे ख़राब हो जाता है या उसका कुछ पार्ट ख़राब हो गया तो उसमें रिप्लेसमेंट वगैरह होती है, रिप्लेस कर सकते हो आप। जैसे माइक्रोफोन ख़राब हो गया फ़ोन का, वो कर सकते हो, कैमरा ख़राब हो गया वो रिप्लेस कर, फ़ोन ख़राब हो गया हो जाता है किसी का तो वो रिप्लेस होकर नया फ़ोन दे देते हैं कंपनी, ठीक है। तो वो सब आया था हमारा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में। अप्रेजल कॉस्ट में क्या आता है, इंस्पेक्शन होती है, टेस्टिंग हो गई, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड सेपरेटिंग बैड पार्ट्स, आइडेंटिफाई करते हैं, अलग कर देते हैं जो ख़राब पार्ट्स होते हैं उस प्रोडक्ट्स के, ठीक है।
कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन होती है। कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन में क्या आता है हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन में टू डिक्रीज फेलियर एंड अप्रेजल, फेलियर को डिक्रीज कर देते हैं कि प्रोडक्ट कम डिफेक्टिव निकले या उसमें कम मिनिमम मिनिमम से मिनिमम उसमें फेलियर आ सके, ठीक है। अप्रेजल हो गया, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी प्लानिंग हो गया, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गया, ट्रेनिंग वगैरह, ये सब इसमें आती है कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन में, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है ऑपरेटर, ठीक है। क्या ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर में क्या होता है, रोल ऑफ ऑपरेटर इन द क्वालिटी, क्या रोल क्या होता है ऑपरेटर का प्रोडक्ट की क्वालिटी में। प्रोसेस कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स, ट्रबल शूटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोसेस को कंट्रोल करना, क्वालिटी को एश्योर करना कि क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो अच्छी निकल रही है या नहीं निकल रही, ठीक है। स्टैंडर्ड्स वगैरह देखता है, ट्रबल शूटिंग वगैरह को चेक करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, ठीक है। ये सब आता है, रूल्स वगैरह होते हैं ऑपरेटर के क्वालिटी में प्रोडक्ट की। कॉजेज ऑफ ऑपरेटर्स एरर, ठीक है। ऑपरेटर्स एरर के क्या क्या कारण होते हैं, इनकम्पिटेंस, या फिर अगर अनस्किल्ड लेबर होती है तो एरर आ सकता है, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस, हाउ टू यूज़ इक्विपमेंट इफ़ेक्टिवली, कि लैक ऑफ अवेयर नहीं है कि वो जो ऑपरेटर है कि इक्विपमेंट पर्टिकुलर कैसे यूज़ करना है कैसे यूज़ नहीं करना, तो उससे भी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा प्रोडक्ट की। और जो ऑपरेटर्स जो है उसकी किसकी वजह से, गलती की वजह से, तो गलती वो कैसे कर सकता है, इनकम्पिटेंस की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस होगी, या थर्ड वाला केयरलेसनेस एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट, या फिर वो एक तरीके से काम नहीं कर रहा, वो फोकसिंग होकर काम नहीं कर रहा, उससे केयरलेसली काम कर रहा है, या फिर उसका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो ये 3 कारण होते हैं जिससे कि ऑपरेटर्स जो होता है वो गलती कर देता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखने में, या फिर जो प्रोडक्ट जो होता है उसमें जब दिक्कत आने के चांसेस होते हैं, तो उसके ये 3 रीज़न होते हैं। थर्ड आता है इसमें हमारा करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स क्या होंगे, मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स को मोटिवेट करा जाए, ठीक है, जिससे कि वो इफ़ेक्टिवली काम करें। एजुकेशन ऑफ वर्कर्स को एजुकेट करा जाए जिससे कि एक स्किल्ड लेबर जो है वो बन सके, ठीक है, वो इक्विपमेंट को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सके। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाएँ, ठीक है, बोनस वगैरह दिए जाएँ उन्हें, तो अप्रेजल वगैरह दिए जाएँ, तो उससे भी वो एक तरीके से इफ़ेक्टिवली काम करेंगे, ठीक है। अब जो इसमें हमारा आता है एक तरीके से लास्ट जो आता है हमारा, वो लास्ट आता है हमारा क्वालिटी लॉस फंक्शन क्या होता है। क्वालिटी लॉस फंक्शन अकॉर्डिंग टू तागुची कौन थे, एक जापानीज थे, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया था कि क्वालिटी लॉस जो होता है वो जो होता है लॉस इम्पार्टेड बाय द प्रोडक्ट टू सोसाइटी फ्रॉम द टाइम द प्रोडक्ट इज शिप्ड टू कस्टमर। क्वालिटी लॉस क्या होता है, क्वालिटी लॉस इम्पार्टेड बाय द प्रोडक्ट टू सोसाइटी टाइम फ्रॉम द टाइम द प्रोडक्ट इज शिप टू द कस्टमर, ठीक है। प्रोडक्ट हो गया शिप कस्टमर पे, अब वो उसे यूज़ कर रहा है, अब उस कस्टमर को जो प्रोडक्ट का यूज़ करके जो कस्टमर को फिर भी लॉस हो रहा है, या फिर उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसे हम क्वालिटी लॉस कहेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, प्रोडक्ट का यूज़ करके कस्टमर को लॉस हो रहा है या हेल्थ पे उसके इम्पैक्ट हो रहा है, तो उस लॉस को क्वालिटी लॉस कहेंगे, ठीक। अब क्या आता है इसमें, लॉस मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, लॉस जो मेजर होता है वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर होता है, एंड इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए परफेक्ट प्रोडक्ट। सभी जितनी भी कॉस्ट होती हैं, अप्रेजल कॉस्ट, फेलियर कॉस्ट, जितनी भी जो भी कॉस्ट वगैरह होती हैं वो सब इंक्लूड होती हैं इसमें, लॉस जब मेजर करते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, रिजल्ट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑन टू सोसाइटी, फेलियर टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, वारंटी कॉस्ट, ठीक है, डैमेज टू रेपुटेशन ऑफ कंपनी। अगर क्वालिटी लॉस होता है तो उसके जो रिजल्ट होगा वो होगा, क्वालिटी लॉस के क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट होगा सोसाइटी पे, ठीक है। फेलियर कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को वो सेटिस्फाई कराने में वो फेल हो जाएगा, वारंटी कॉस्ट, फाइन वगैरह देना पड़ेगा अगर क्वालिटी प्रोडक्ट की पुअर है। डैमेज होगा उस कंपनी का, जो ऑर्गेनाइजेशन का, जो उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर रही है, या फिर जो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, उसकी रेपुटेशन भी डैमेज हो सकती है इससे।
अब क्या आता है, इफ़ डिज़ाइन पैरामीटर डेविएट्स, अगर डिज़ाइन पैरामीटर डेविएट होते हैं देन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस जो होगी वो डिटेरियोरेट हो सकती है, वो ख़राब हो सकती है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस। ठीक है, डिज़ाइन पैरामीटर डेविएट हुए, भटक गए, फ्लक्चुएट हो गए, चेंज हो गए, देन प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो भी ख़राब हो सकती है। तो जो ताऊची जो थे, जो जापानीज़ थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया था, L=D²C। एल क्या होता है, ओवरऑल क्वालिटी लॉस। क्वालिटी लॉस निकालने का ये फार्मूला है। इसमें क्या है, एल क्या डिनोट कर रहा है, ओवरऑल क्वालिटी लॉस। ठीक है, डी जो डिनोट कर रहा है डेविएशन फ्रॉम टारगेट वैल्यू, के कितना जो हमारी टारगेट वैल्यू थी उससे कितना डेविएट हुआ है, या फिर कितना उसमें फ्लक्चुएशन करी हैं या फिर हुई हैं। ठीक है, सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सी कैसे निकालते हैं, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट ऑफ काउंटर मेजर दैट माइट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री। ठीक है, कॉस्ट से निकाली जाती हैं जो कि फैक्ट्री में एम्प्लॉयड होती है एक तरह से। ठीक है, कांस्टेंट होता है वैसे तो, यही देख लेना। ऑप्टिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो होती है, मैक्सिमम जो उसमें मिनिमम क्वालिटी लॉस होता है। ठीक है, जो ऑप्टिमम, जो मैक्सिमम या फिर एक इफेक्टिव जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होती है मैक्सिमम, उसमें मिनिमम क्वालिटी लॉस होता है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ पुअर क्वालिटी का प्रिवेंशन कैसे करें, उसमें लेस कॉस्टली देन रीवर्क, वो बहुत कम होता है, बहुत कम कॉस्ट लगती है उसमें रीवर्क से। ठीक है, ये होता है हमारा क्वालिटी लॉस। लास्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा, यूजिंग अ स्कीमेटिक डायग्राम एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ QFD हाउस ऑफ क्वालिटी। ठीक है, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय हाउस ऑफ क्वालिटी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर्स एंड एग्जांपल्स। ठीक है, हाउस ऑफ क्वालिटी का क्या होता है, द प्राइमरी प्लानिंग टूल यूज्ड इन QFD क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट इज द हाउस ऑफ क्वालिटी। जो प्राइमरी जो टूल होता है वो जो यूज़ किया जाता है QFD में क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट में, उसे ही हम हाउस ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अब हाउस ऑफ क्वालिटी होता क्या है, ठीक है, हाउस ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है कि जो कस्टमर है, कस्टमर की डिमांड पे जो प्रोडक्ट या फिर उसके जो फीचर्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं, उसे ही हम हाउस ऑफ क्वालिटी कहते हैं। कस्टमर की डिमांड पे प्रोडक्ट और उसके फीचर्स को डिज़ाइन करना, वही हाउस ऑफ क्वालिटी कहलाया जाता है। ठीक है, तो ये एक फ्रेमवर्क आ जाता है इसमें, ये डायग्राम। ठीक है, ये बना देना, आप देख लेना आप एक बार से कैसे होता। इसमें जो रूफ आती है, ठीक है, रूफ में क्या आता है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टैकलिंग एंड डिस्क्रिप्टर्स। ठीक है, जो सीलिंग जो आती है, सीलिंग में ये सीलिंग है, सीलिंग में टेक्निकल डिस्क्रिप्टर्स हो गई, वॉइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये वॉल्स हो गई। ठीक है, वॉल्स में ये प्रायोरिटाइज कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, प्रायोरिटाइज टेक्निकल डिस्क्रिप्टर्स, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। और जो मेन जो होता है इसमें क्या आता है, रिलेशनशिप बिटवीन रिक्वायरमेंट्स एंड डिस्क्रिप्टर्स। ठीक है, तो एक बार ये डायग्राम देख लेना, आप कर लेना इसे। जो हाउस ऑफ क्वालिटी होता है वो बस यही कहता है कि जो कस्टमर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी प्रोडक्ट को या फिर उसके फीचर्स को डिज़ाइन करा जा रहा है तो उसे ही हम हाउस ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी यूनिट 2 है क्वालिटी मैनेजमेंट की, वो यहाँ पर पूरी होती है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना आप नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।